हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, उसके मैकेनिज्म और कंट्रोल के बारे में। साथ ही जानेंगे कि ब्रीथिंग कैसे होती है। और ये टॉपिक बायोलॉजी का एक बेसिक है लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमारे डेली लाइफ से डायरेक्टली लिंक्ड है। सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द biochemical process of gas exchange in living organisms involving oxygen intake and carbon dioxide release. It regulated by neural and chemical mechanism to maintain homeostasis. रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस में ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स टूटकर एटीपी एनर्जी करेंसी बनाते हैं। मतलब कि ये एनर्जी बॉडी के हर फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो वाटर हो, रनिंग हो या फिर डाइजेशन हो। तो ये रेस्पिरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसीलिए तो इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहा गया है गैस के एक्सचेंज के लिए। डेफिनेशन की बात करें रेस्पिरेशन की तो सबसे पहले बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय विच सेल्स कन्वर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एनर्जी एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रोसेस में ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल टूटकर एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी बनाते हैं। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? फूड प्लस ऑक्सीजन देन एनर्जी फॉर्म विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी बॉडी के हर फंक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। External respiration, the exchange of gases, oxygen and CO2 between the lungs and blood, facilitated by alveoli and capillary. हमारे अंदर गैसेस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, वो भी लंग्स और ब्लड्स के थ्रू, ये फैसिलिटेट करता है एल्वेलाई और कैपिलरी के लिए। अब हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें। गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू वेयर ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव। जब गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, तब ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता और CO2 बाहर आता है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम एनाटॉमी की बात करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि हमारे ऊपर वाला जो भाग होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके बारे में बात करते हैं। ये इट इंक्लूड्स नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिल्टर, वॉर्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज इनहेल्ड एयर। यानी कि सबसे पहला जो होता है वो नोज़ जिसके थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं। उसके बाद वो फेरिंग्स में जाता है, उसके बाद लैरिंग्स में जाता है। तो जब सबसे पहले हम नोज़ के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे नोज़ के अंदर बहुत सारे हेयर्स हैं जो डर्ट्स पार्टिकल्स को अपने अंदर फिल्टर करते हैं और उसको वार्म अप करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, जिसको हम इनहेल कर रहे हैं जो एयर को। उसके बाद उसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फेरिंग्स देन लैरिंग्स। नाउ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें। कंप्राइज ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स कंडक्ट्स एयर टू एल्वेलाई फॉर गैस एक्सचेंज। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया आता है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। देन ब्रोंकी यानी कि ये ब्रोंकी का पार्ट एंड देन लंग्स, ये कंडक्ट करता है एयर को एल्वेलाई के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करने में। नाउ थर्ड पार्ट इज द एल्वेलाई। एल्वेलाई का काम क्या होता है? टीनी हेयर सैक्स वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड CO2 डिफ्यूजेज आउट, सपोर्टेड बाय सरफेक्टेंट टू प्रिवेंट कोलैप्स। एल्वेलाई क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन जो हमारे एल्वेलाई में प्रेजेंट है वो उसको ब्लड में पहुंचाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग में भेज करके वो CO2 को एक्सहेल करवाता है। ये सपोर्ट करता है एल्वेलाई जो है लंग्स को कोलैप्स करने से बचाने के लिए। नाउ मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटेंस while intercostal muscles raise ribs, increasing lungs volume and reducing pressure to draw air in. ब्रीथिंग में 3 तरह के फेजेस होते हैं। सबसे पहला इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन।
इसमें होता है जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम नीचे जाता है और लंग्स एक्सपेंड होता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है और एयर लंग्स में चला जाता है इसके थ्रू, और ऑक्सीजन रिच एल्वोलाई तक पहुंचता है जहां गैस का एक्सचेंज होता है। अब बात करते हैं एक्सपिरेशन की। डायफ्राम रिलैक्सेस एंड इंटरकोस्टल मसल्स लोअर रिब्स, डिक्रीजिंग लंग वॉल्यूम एंड इंक्रीज प्रेशर टू पुश एयर आउट। एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स करता है, लंग श्रिंक होता है और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर लंग से बाहर निकल जाता है, वो भी नॉस्ट्रिल के थ्रू। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली करता है बिना सोचे 15 से 20 बार पर मिनट में हमारे ब्रीथिंग रेट के अकॉर्डिंग। नाउ पैसिव वर्सेस एक्टिव ब्रीथिंग। नॉर्मल एक्सहेलेशन इज पैसिव, यानी कि हम नॉर्मली जो सांस लेते हैं उसको हम पैसिव बोलते हैं। फोर्स्ड एक्सहेलेशन, जैसे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त में हम काफ़ी हमारा ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट होता है, वो इन्वॉल्व करता है एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ज़्यादा जोर से सांस लेते हैं तो हमारा एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उस दौरान। नाउ गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, इस बीच में गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। गैसेस ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम हाई एल्वोलाई टू लो ब्लड कंसंट्रेशन, मतलब कि जब सबसे पहले ऑक्सीजन इंटर करता है एल्वोलाई में तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी हाई होता है और ब्लड का जो होता है वो कंसंट्रेशन काफ़ी लो होता है। देन CO2 फॉलो द अपोजिट पाथ, और वहीं पर CO2 का क्या होता है कि कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा एल्वोलाई में लो होता है और ब्लड में हाई होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो CO2 को कैरी कर रहा है और एल्वोलाई जो है तब तक ऑक्सीजन को कैरी करता है, दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाइंड टू हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड में होता है जिससे वो ऑक्सीहेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और वो कितना परसेंट होता है, वो ऑलमोस्ट 98% होता है। देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में ओनली 2% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एज अ बायोकार्बोनेट आयंस, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो एज ए बायोकार्बोनेट आयंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बाउंड टू हेमोग्लोबिन, उसका दूर 20% हेमोग्लोबिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व इन प्लाज्मा एज ए 10%, और 10% वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। नाउ न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि हम यहाँ पे कंट्रोल की बात करेंगे, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का कंट्रोल कैसे है उसके बारे में। द न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मेडुला ऑब्लांगाटा, पॉन्स एंड कीमोरिसेप्टर्स टू रेगुलेट ब्रीथिंग पैटर्न्स एंड रेट्स बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल नीड्स। ब्रीथिंग का कंट्रोल एक स्पेशल पार्ट है ब्रेन, जो कि ब्रेन करता है, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगाटा। ये ब्रेन स्टीम का पार्ट है। मेडुला ऑब्लांगाटा कंटेन्स द रिथमेटिक सेंटर वर्स एंड डर्स टू जनरेट बेसिक ब्रीथिंग पैटर्न्स। मेडुला ऑब्लांगाटा ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मॉनिटर करते रहता है। एंड देन पोन्स मॉड्यूलेट ब्रीथिंग रेट बाय द न्यूमेटैक्सिक एंड एनोस्टिक सेंटर्स। जब CO2 बढ़ता है तब मेडुला लंग्स को फास्ट ब्रीथिंग का सिग्नल भेजता है और इस तरह से ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिकली एडेप्टिव होता है। उसके बाद कीमो रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट चेंजेस इन ब्लड CO2 ऑक्सीजन एंड pH सेंडिंग सिग्नल टू एडजस्ट द ब्रीथिंग, और वो डिटेक्ट करता है कीमो रिसेप्टर ब्लड से CO2 का और O2 का एक्सचेंज को और उसके pH को सिग्नल भेज करके। तो इस तरह से ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिक और अडेप्टिव होता है। जब हम, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जब अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो हमारा ब्रीदिंग जो होता है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, क्योंकि हमारा मसल्स ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रहा होता है उस दौरान। तब हमारे ब्रीथिंग रेट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स और कीमो रिसेप्टर से। नाउ केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर लोकेटेड इन मेडुला रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 वाया H+ आयन टू एलिवेट ब्रीथिंग रेट। जब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है वो मेडुला ऑब्लांगाटा को रिस्पॉन्ड करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बन रहा है उसको जल्दी से
हटाए ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई ईजिली जा पाए और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से परफॉर्म हो। देन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स फाउंड इन कैट्रोटिक एरोटिक बॉडीज सेंसिटिव टू लो ऑक्सीजन और हाई CO2 स्टिमुलेटिंग डीपर ब्रीथ्स। जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेते हैं तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स वर्क कर रहा होता है, इसलिए क्योंकि वो हमारे ब्रेन को ये मैसेज भेजता है कि हमारे ब्लड में CO2 का परसेंटेज ज़्यादा हो गया है और ऑक्सीजन कम हो गया है। CO2 priority elevated CO2 यानी कि हाइपरकैपेनिया इज द प्राइमरी ड्राइवर फॉर इंक्रीज वेंटिलेशन नॉट लो ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन का कम होना नहीं कारण होता है वेंटिलेटर पे जाने का, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी ज़्यादा बन जाना एक कारण बन जाता है वेंटिलेशन पे। जब हम किसी को एज ए कॉमा में चला गया या फिर आउट ऑफ सेंस चला गया बताते हैं तो उसके पीछे का ये रीज़न होता है। नाउ डिसऑर्डर एंड एडेप्टेशंस की बात करेंगे। डिसऑर्डर जस्ट लाइक अस्थमा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नैरो एयरवेज काउजिंग वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है जो किसी भी तरीके से हो सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा छींक होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। COPD, इम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस रिड्यूस लंग इलास्टिसिटी एंड एयर फ्लो। इम्फाइसीमा जो होता है वो सिगरेट पीने के कारण होता है, जिस वजह से हमारा जो लंग्स होता है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यूज्ड व्हेन न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल्स फेल्स ड्यूरिंग सर्जरी और रेस्पिरेटरी फेलियर। जब हमारा अपना कंट्रोल सिस्टम काम करना बंद हो जाता है तब हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमें सपोर्ट मिले एज ए रेस्पिरेशन। हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन इंक्रीज एरिथ्रोपोएटिन बूस्ट RBC प्रोडक्शन टू इनहेंस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। देखो, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो वहाँ क्या होता है कि हम चढ़ रहे होते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ होता है, तो हमारा ब्लड बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेट होता है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर जल्दी ब्लड सर्कुलेट होगा तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उस वक्त में ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने का रीज़न क्या हो जाता है, वेंटिलेशन। तो इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे कहा जाता है कि आप बहुत ही मतलब रोक रोक के सांस लें, बहुत जल्दी जल्दी सांस ना लें, ताकि आपके खून के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ना बन जाए। ये रहा आज का वीडियो जहाँ हमने ये देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है, कैसे लंग्स इनहेल और एक्सहेल करता है, और कैसे ब्रेन ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ये सब प्रोसेस बॉडी के लिए एसेंशियल है, क्योंकि बिना एनर्जी का कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप खुद ट्राई करके देखिए कि एक्सरसाइज के बाद आपका ब्रीथिंग रेट कितना होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में कहना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।